अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर चीन में होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस सबकी तवज्जो का मरकज़ रही है। खित्ते के ममालिक खासकर इस कॉन्फ्रेंस पर नजरें जमाए बैठे रहे हैं। तज्जियाकार कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज से लेकर चेहरे के तासुरात और तकरीर के एक एक लफ्ज़ का नोटिस लेते रहे हैं। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस सिफारती महाज पर कहीं पीछे रह जाने वाले भारत के लिए खासी अहम थी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 बरस बाद ऐसे वक्त में इस कॉन्फ्रेंस में खुद शरीक हुए जब वाइट हाउस के नई दिल्ली से ताल्लुकात नहायत सर्द और रूखे पीके हो चुके हैं। भारत ने अमेरिका के गैर रवायती सदर डोनाल्ड ट्रंप को जितना आसान लिया था, वो उनके लिए उतने ही मुश्किल और पेचीदा साबित हुए हैं। टैरिफ वॉर के बाद भारत ने दुनिया में नई मंडियों की तलाश शुरू कर रखी है और मोदी जी की चीन आमद इसी तलाश की एक कड़ी भी थी कि वो सिफारती सतह पर भारत की तन्हाई ख़त्म करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, लेकिन यहाँ भी मोदी जी को पजीराई नहीं मिल सकी। अपने खिताब में भारतीय वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को नाकाबिल कबूल करार देना उसे आलमी तन्हाई का शिकवा है, जिसे वो भरपूर कोशिशों के बाद भी दूर नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO के प्लेटफॉर्म पर एक फातेह कौम के फातेह लीडर के तौर पर नुमाया रहे। रूसी सदर से उनका मुआनका दीगर रहनुमाओं से बेतकल्लफ़ी पाकिस्तान का नया इमेज सामने लाती है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पड़ोसी को एक बार फिर समझाते हुए उसका नाम लिए बगैर कहा कि दुनिया सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाने वाले ममालिक का बयानिया तस्लीम नहीं करती। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर मुसल्लत दहशतगर्दी, आबी जारियत के साथ साथ पड़ोसियों से मामूल के ताल्लुकात की बात भी की और कहा कि हमारे पास बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी क़ुव्वतों के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। साथ ही वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक से मामूल के ताल्लुकात के लिए बातचीत और सिफारतकारी का ख़्वाह है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए ऐसे जामे मुकाले की ज़रूरत है जिससे तमाम देरीना मसाइल हल हो सकें। ये एक तरह से नाज़रीन नई दिल्ली को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत थी कि आओ अच्छे पड़ोसियों की तरह मिलकर बैठते हैं और बात कर लेते हैं। यानी बकौल उस्ताद दामन, भावे मुँह ना कहें विचों विची, खोए तुसी भी हो खोए असी भी हाँ, लाली अखियां दी पई दस दिए, रोए तुसी भी हो रोए असी भी हाँ। तो क्या भारत अकल के नाखून लेकर पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश से फ़ायदा उठाएगा और क्या इस हवाले से चीन दोनों ममालिक में कशीदगी ख़त्म कराने में किरदार अदा कर सकता है और करना चाहेगा? और क्या भारतीय वज़ीर आज़म की 7 बरस बाद चीन आमद बीजिंग से नए सिरे से ताल्लुकात का आगाज़ है? क्या पाकिस्तान के लिए कहीं कोई परेशानी की बात तो नहीं? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जी। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं वीडियो लिंक पर लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब। शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर और हमारे ब्यूरो चीफ न्यूज़ 1 कराची इम्तियाज़ फ़रान साहब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किए हुए हैं कराची ही से। मैं सनाउल्लाह साहब सर पहले आपकी तरफ आऊँगी, क्या लगता है आपको कोई इम्कान है कि भारत पाकिस्तान की जानिब से जो मुज़ाकरात की पेशकश है इसके जवाब में कुछ अपनी अदाओं पर गौर करता हुआ हमें दिखाई देगा आने वाले दिनों में? आसमा, एक दो आपने बहुत सारी चीज़ें जो है ना बता दी हैं, मतलब है जितना खुलासा था वो अपने जो इब्तदाइये में बयान कर दिया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे सूरत हाल नज़र आई। एक तो जो दोनों वज़ीर आज़म की तकरीर थी जी, आपने भी बताई, मतलब बराह रास्त किसी ने ना भारत ने पाकिस्तान का नाम लिया ना पाकिस्तान ने भारत का नाम लिया जी जी। तो दिस इज़ पॉजिटिव। एक पहला ही जो स्पीच में ना जेस्चर नज़र आया कि जो आपने शेर भी पढ़ा वो बिल्कुल इस पे फिट होता है कि दोनों ने दहशतगर्दी की ज़रूर बात की, पानी की ज़रूर बात की, लेकिन बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगाया। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा, जाफर एक्सप्रेस भी कहा, प्रॉक्सीज जो हो रही हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने, ना उन्होंने नाम लिया। तो ये पॉजिटिव, मैं इसको पॉजिटिव देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ हो सकता है। दूसरा, वहाँ पे जो SCO कॉन्फ्रेंस है, मैंने खुद 2 अटेंड की हैं जी जी, तो मुझे अंदाज़ा है कि और जो जिस वक्त वो की थी आज के एनवायरनमेंट बड़ा फ़र्क है। आज दुनिया तब्दील हो चुकी है। ट्रंप की अगर बात देखें, जिस तरह उन्होंने टैरिफ के हवाले से बात की, जिस तरह ट्रंप ने ईरान पर अटैक किए, जिस तरह यूक्रेन वाली जंग में वो सीधा हुए हैं रशिया के साथ, तो दुनिया वो नहीं है जो आज से चंद साल पहले थी। अब दुनिया तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल। तो SCOs को भी ये सिर्फ कॉन्फ्रेंसें करने या इस किस्म की सरबराही इजलास करने से फ़ायदा कोई नहीं होगा जब तक वो उनका एक इकनॉमिक सिक्योरिटी और बाकी जो इश्यूज़ हैं उसमें एक इत्तेहाद नहीं होगा, जो मुझे अभी तो नज़र नहीं आ रहा। और बड़ी इंटरेस्टिंगली जब यहाँ पे हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस कॉन्फ्रेंस में देख के मुझे हंसी भी आ रही थी कि वहाँ पर चीन के सदर भी थे,
वहाँ पे टर्की के सदर भी थे, ईरान के सदर भी थे, अज़रबैजान भी था। मतलब ये अक्सरियत थी। और ये वो मुल्क हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग में खड़े होकर खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की सपोर्ट की। और वहाँ पे जाकर भारतीय सदर मतलब उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है, हाँ। जहाँ एक नहीं 5-5, 6-6 वो मुल्क जिनको वो दुश्मन डिक्लेयर कर चुके हैं वो खड़े हैं और उनसे हाथ मिला रहा है। तो इससे पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबी है वो बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आती है। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो देखने की हैं, जो मुझे नज़र आई हैं। मसलन कम से कम जो हमारे हुक्मरान हैं या इंडिया के भी जो हुक्मरान हैं, जी जी, उनको सफारती आदाब और सफारती तरीके से किस तरीके से सरबराहान ममलिकत से मिलना है, बात किस तरह करनी है, खड़े किस तरह होना है, ये चीज़ें हमारा जो फॉरेन ऑफिस है ना उसको कम से कम ये सिखाने की ज़रूरत है। जो मुझे नज़र नहीं आया वो बहुत सारी चीज़ें कमी नज़र आई हैं जो, और ये सिर्फ मोदी का भी यही हाल है। अब कोई दुनिया की बड़ी ताकत का एक सरबराह खड़ा है, आप जाके उसके गले को पकड़ लें ज़बरदस्ती, ये कोई डिप्लोमेटिकली सफारती तौर पर ये बड़ा इसको बुरा समझा जाता है। हाँ। और हमारे प्राइम मिनिस्टर में भी थोड़ी सी इसी किस्म की आदत है। तो ये चीज़ें जो है ना कम से कम हमारे फॉरेन ऑफिस को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इस किस्म की जितने भी दौरे होते हैं, अब ये तो एससीओ कॉन्फ्रेंस तो वो है सरबराही कॉन्फ्रेंस जिसमें आप रशियन प्रेसिडेंट आए हुए हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट है, टर्की है, ईरान है, अज़रबैजान है, कजाकिस्तान है, बेलारूस है, मतलब जी जी सारी दुनिया के इम्पोर्टेंट जो सरबराहान हैं, और आप जाके उनके जनाब पकड़ लें वो जो हमारे पंजाबियों का स्टाइल है उसमें, तो ये बुरा समझा जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए इससे पहले आपने बड़ी ज़बरदस्त और पॉजिटिव बातों की जानिब इशारा किया। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, आपकी तरफ मैं आऊँगी मोहम्मद नौशाद अली साहब। हम सभी जानते हैं, हम क्या पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया जो है वो इस खित्ते का चौधरी बनना चाहता था, बनना चाहता है अभी भी, और वो इस दौड़ में चीन को अपना सबसे बड़ा हरीफ और सबसे बड़ी रुकावट समझता है। जब सब इसकी सोच जानते हैं, इस ख्वाहिश को जानते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सोच, ये ख्वाहिश जो है भारत की दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कभी भी नॉर्मल नहीं होने दे सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सफारतकारी है उसके कुछ असूल होते हैं, और आप जितनी भी जंग, जो भी आपके दरमियान तनाज़ात हैं या आपके दरमियान बोन ऑफ कंटेंशंस के जो भी वजूहात हैं, उसके बावजूद आप इस तरह की तमाम तर जो इवेंट्स हैं उसके अंदर आप शामिल भी होते हैं और आप वहाँ पर बातचीत भी करते हैं। यही वो मौके होते हैं जहाँ बर्फ़ पिघलती है। मिसाल के तौर पे सना साहब की जो बात है, मैं किसी हद तक तो उससे एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने ये भी देखा है, मैंने भी बहुत सारे इस तरह के इवेंट इंटरनेशनल कवर किए हैं। ये जो एक ख़ास तरह की जो आपको पजीराई है ना, जो शहबाज शरीफ को नज़र आई है, जिस किस्म के रिलैक्स मूड में शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए की फुटेजेस आई हैं, मुख्तलिफ जो सदूर हैं, इवन जो प्यूटन है वो जब उनकी तरफ उन्होंने देखा है तो उन्होंने वहां वो रुके हैं प्यूटन, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को आगे बढ़ना पड़ा और उन्होंने मुसाफा किया। तो मैं ये समझता हूं कि ये कुछ चीजें आपके सफारती आदाब से मुबर्रा भी होती हैं, और यही वो मौके, जिस तरह आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब ने बढ़कर आगे जाकर हाथ मिला लिया था, तो ये कुछ सफारती टैक्टिक्स भी होते हैं। हाँ, यकीनन जिस तरह मोदी साहब ने कोशिश की हाथ मिलाने की सदर शी से, और उन्होंने उनको रास्ता दिखा दिया कि जनाब इधर आ जाएं, या वो केयर स्टार्मर के साथ जिस तरह से फ्रैंक होने की कोशिश। अच्छा नौशाद साहब, आई एम रियली सॉरी, यहाँ हमें थोड़ा सा इत्तेफाक करते हुए सनाउल्लाह साहब से, हम जब छोटे थे क्लासरूम्स में हमें ये सिखाया जाता था कि फलां गेस्ट आ रहे हैं आज स्कूल में, उनको किस तरह से वेलकम करना है। अगर वो कोई फीमेल होती थी तो हम सब जो बच्चियां थी क्लासरूम की, उनको एक साइड पे लगा देते थे और उनको क्यू में, उनको कहते थे कि आपने क्यू में जाना है और उनसे हाथ मिलाना है। तो सर ये तो ममालिक के सरबराहान थे ना, तो फिर सनाउल्लाह साहब सही नहीं फरमा रहे कि हमारे फॉरेन ऑफिस को थोड़ा सा, और खुद जो हमारे सरबराहान पहुंचे हुए थे उनको भी ख्याल करना चाहिए। मैं मोदी साहब को लेके बात कर रही हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात मैं नहीं कर रही। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जो मोदी साहब का रवैया और एटीट्यूड है ना, जो उनकी कोशिशें और जो वो करने की कोशिश कर रहे थे, वो अया हो गई उनकी फुटेजेस से। जबकि उसके अगेंस्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, अगर आप उनको गौर करें तो वो कोई ऐसी, जैसे कहते हैं ना, अनविलिंगली चीजों को करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या वो उनको किसी दूसरे को फोर्स नहीं कर रहे थे, वो किसी चीज में मजबूर अचानक से फिलबदी कुछ चीजें भी हुई। सरबराहान होते हैं ना, देखिए एक फर्क है कि वो कोई स्टूडेंट या गेस्ट वाला मामला वहां नहीं अप्लाई होता, क्योंकि वो सारे सदूर हैं, मतलब वो सरबराहान मुमलिकत है, अपने अपने मुल्क के सरबराह हैं, तो वो अगर इक्वली ट्रीट होंगे
और उनके दरमियान जिस किस्म की जैसे कह लें कि मैंने आप तुर्क सदर के साथ देख लीजिए, अजरबैजान देख लीजिए, आप बाकी काफी सारे सदूर देख लीजिए, इवन सदर शी का जो रवैया था शहबाज शरीफ साहब से, जी जी वो एक बॉडी लैंग्वेज आपको डिफरेंट नजर आती, जो मुझे नजर आई। हो सकता है मुझे नहीं पता कि किसी को क्या फील हुआ, लेकिन ठीक हो गया सर, अब सवाल पे आ जाए ना नौशाद साहब। जी जी आ रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट और बड़ी जिसे कह लीजिए, और लोगों का भी उनसे मिलना जो है वो बड़ा पुरतपाक था। अब आज ये मसला ये है कि देखिए भारत की मजबूरी है और भारत को अब ये सब फेस करना पड़ेगा, मां सिवाय एक दो ममालिक के, इजराइल कह लीजिए, कोई एक दो और होंगे बगल बच्चे इजराइल के जिनके साथ कोई मामला बेहतर होंगे। इसके अलावा तो अब तमाम ममालिक के ऊपर इसी तरह ही उन्हें डील करना पड़ेगा। दुनिया के तमाम जो सिवाय ब्रिक्स के या एक आध और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो, उन्हें ये हजीमत अब और ये बर्दाश्त उनके अंदर पैदा करनी पड़ेगी कि उन्हें इसी तरह ही मिलेंगे लोग। ये रवैया नजर आ रहा है लोगों, क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉर डेकेड्स लोगों को, दुनिया के बहुत सारे ममालिक को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने दुनिया को यह बताया था कि मैं चौधरी हूं, मैं चौधरी बन सकता हूं, जो कि दुनिया को अब नजर आया कि ना ये कभी चौधरी थे, ना ये कभी आइंदा चौधरी बन सकेंगे किसी भी हाल के अंदर। तो ये तो उनका ख्वाब हमेशा के लिए तोड़ दिया गया है। अब इस तरह की कोई चॉइस नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो पानी ज्यादा छोड़ के पहुंचाए, चाहे वो अपनी दहशतगर्दी या प्रॉक्सी इस्तेमाल करके पहुंचाए, वो पाकिस्तान को डेंट करने की कोशिश जारी रखेगा और हजीमत में तो ज्यादा करेगा। लेकिन जो अक़वाम आलम है उनके सामने जो जग हसाई भारत की होना थी वो हो गई। अब मामला है चीन का। चीन के साथ देखिए, चीन और भारत के दरमियान जो भी मामलात हैं, दोनों ममालिक डिप्लोमेटिकली ये बात समझते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जब इकट्ठे होते हैं तो अपने मामलात बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे। सदर शी ने भी यही बात कही। आप बेसिकली चीन के पर्सपेक्टिव को समझे, और अब पाकिस्तान उससे इन लाइन है कि आप। ठीक हो गया नौशाद साहब, रियली सॉरी, मुझे आगे जाना है। आप ही की तरफ से सवाल था, उसी को लेकर मैं आगे जाऊंगी। शहजाद फारूकी साहब, एक सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूं। वो जो पर्सपेक्टिव है कि आप किसी के मामले में दखल ना दें और आप एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़े, इसी पर्सपेक्टिव को पाकिस्तान ऑप्ट कर चुका है और यही चीन चाहता है। ठीक है, यही चीन चाहता है, लेकिन चीन भारत से भी ये चाह रहा है। शहजाद साहब, चीन और भारत के दरमियान वी ऑल नो ये जो सरहदी तनाज़ात पर महदूद पैमाने की जंगें, लाइक बहुत वसी नहीं थी लेकिन महदूद जंगें तो हुई हैं जब भारत के फौजियों को मारा गया था और बाकायदा डंडों से मारा गया था। ऐसे में चीनी सदर का ये कहना कि दोनों मुल्कों का दोस्त बनकर रहना चाहिए और इस तरह का दोस्त बनना चाहिए कि ड्रैगन और हाथी जो हैं वो साथ साथ रक्स करें। आपको लगता है कि मौजूदा आलमी तब्दीलियों में ऐसा होने के इम्कानात हैं? वाकई दोनों की दोस्ती हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। अच्छा, दो चीज़ें हैं। जो भारत है इस वक्त वो सिफारती तौर पर दबाव का शिकार है, और मतलब ये है कि इस वक्त अगर कोई मतलब अलाइनमेंट बन सकती है भारत की, तो मेरे ख्याल में वो रशिया और चीन के ब्लॉक के साथ बन सकती है। अमेरिका के साथ उसने एक कोशिश की है लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं। अब चीन के साथ उसका दो मसले थे। एक तो ये था कि आलमी सतह पर वो एक बड़ी कुव्वत बन चुका है और उस वक्त बनने के प्रोसेस में था जब भारत उससे सींग फंसाने के चक्कर में था। तो उस वक्त भारत को लगता था कि वो शायद उससे ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और चीन की बजाय वो एक बड़ी सुपर पावर बन सकता है। तो अभी हुआ ये है कि वो चीन के साथ मुसाबकत के मामले में एक उनका सरहदी का झड़पों का आपने जिक्र किया, तो उनकी सरहदों के कुछ तनाज़ात हैं जो पेंडिंग हैं। तो उनके ख्याल में ये था कि जब हम बड़ी पावर बन जाएंगे तो शायद ये भी किसी तरह से ठीक कर लेंगे मामला। तो वो दोनों चीजें जो हैं वो सेटल नहीं हो सकी। जो आपने जिक्र किया कि सरहदी झड़पों में उनको मार पड़ी, तो उसके बाद उनको ये तो समझ आ गई कि चीन के साथ हम फौजी ताकत के जरिए वो चीन के साथ क्या, वो तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं निपट सकते। अच्छा, अब रशिया उनका पुराना कदीमी हलीफ है, लेकिन वो वक्ती तौर पे चूंकि सोवियत यूनियन टूटने के बाद उनको लगता ये था कि शायद यूरोप और अमेरिका जो है वो ज्यादा ताकतवर है और यूनिपोलर थी उस वक्त दुनिया, जिसकी जानिब अभी इस समिट में जिक्र भी किया है चाइनीज सदर ने। तो अभी कसीरल कुतबी दुनिया होने जा रही है, मतलब ये यूनिपोलर से मल्टीपोलर होने जा रही है। तो ऐसे में उनको ज्यादा करीब या ज्यादा सूट ये करता है कि वो चीन और रूस के साथ अपने मामला ठीक करे, बिलखुसूस चीन के साथ अगर उसने आगे बढ़ना है। अब एक सवाल और जो मेरे दोनों दोस्तों ने, मैं दो फिक्रे में उसको भी फारिग कर दूं। जी। मसला ये है कि मोदी साहब दाखिली तौर पर बहुत प्रेशर में हैं। उनको अमेरिकी सदर ने लिफ्ट नहीं कराई,
जब से उन्होंने वो बयान दिया कि हमने जंग कैसे बंद करवाई थी या जो भी हुआ, उसके बाद उनको ट्रंप की तरफ से कोई लिफ्ट नहीं मिली। सो वो चाहते थे कि वो दिखाएं कि मैं चीन के साथ मेरे ताल्लुकात ठीक हैं, मेरे रशिया के साथ ये देखो मेरी तस्वीर। वो एक मैसेज चाह रहे थे कि कोई तस्वीर ऐसी बन कहीं ना जाए कहीं मिटाना भी चाहते हैं शिकस्त के बाद। जिनको वो दाखिली तौर पर इस्तेमाल कर सकें। इसी ठीक तरह है। शहबाज शरीफ साहब का इशू ये था कि शहबाज शरीफ साहब जब आए थे हुकूमत में, तो उस वक्त लगता ये था कि पुतिन और इमरान खान के बड़े तल्लुकात हैं और शायद उनको दौरा मास्को की वजह से फारिग किया गया। तो वो उसको लेवल करना चाह रहे थे, वो उसको बैलेंस करना चाह रहे थे कि मेरी भी कुछ तस्वीरें इस तरह की बन जाए कि मेरे साथ चीन भी ठीक है, मेरे साथ रशिया भी ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो रस्मी सफारतकारी है, इससे हट के हमारे यहाँ जो गर्म जोशी है, वो हमारे एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जाती तल्लुकात पर ज्यादा बेस करते हैं। हम ये नहीं समझते कि हमें सफारतकारी के चैनल्स के जरिए ऑपरेट करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि हम किसी के साथ कुछ सच्ची दोस्ती लगा लें तो शायद हमें फायदा हो जाए, हालांकि मौजूदा दुनिया में ऐसा होता नहीं। ठीक है जी, मैं इम्तियाज़ फरहान साहब सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो 7 साल के बाद चीन आए मोदी और जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, आपको लगता है कि दोनों ममालिक के लिए कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी जगह पर ये बात की जा रही है और पाकिस्तान के अंदर ये बात की जा रही है कि क्या पाकिस्तान के लिए इसमें ख़तरे की कोई घंटी है? भारत और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक नौइयत के ताल्लुकात के कोई इम्कानात मौजूद हैं, और अगर हैं तो इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो रहे होंगे? सब लोग इस पर बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं। और साथ में ये बता दीजिएगा कि चीन खित्ते में ज़ाहिर इस्तेहकाम चाहता है, अमन चाहता है, तो क्या ये जो उसकी पॉलिसी है, ये दोनों ममालिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी अभी भी है, जो टेंशन अभी भी है, उसको कम करने में लिए में मदद दे सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर इब्तदाई तौर पर जो आपने पूछा है उसकी अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसा कोई ख़तरा नज़र नहीं आता टिल ये कि जब अगर पाकिस्तान अपनी कोई पॉलिसी को चेंज करे या किसी और जारी जाए जिसके कोई दूर दूर तक इम्कानात नहीं है। SCO को अगर आप देखें तो इस वक्त चाइना, हिंदुस्तान और रशिया, ये यानी 3 अगर देख लें, इनकी आबादी के लिहाज से भी आप देख लें तो दुनिया का आधे से ज़ायद हिस्सा SCO में बैठा हुआ था। फिर उसमें ऐड कर दें पाकिस्तान को, वो भी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से हम तो नहीं बात कर, आबादी के लिहाज से बढ़ती हुई जो एक मुमलिकत है पाकिस्तान है, फिर ईरान, टर्की, ये सारी चीज़ें। सिर्फ अगर हम यूरोपीय यूनियन को अगर देख लें, हालांकि यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता, या उसको ऑफर की जानी चाहिए क्योंकि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ट्रंप के आने के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी नाराज़गी का इजहार किया है और जो बेल्जियम और जर्मनी के हवाले से जो ट्रंप की लैंग्वेज थी उसकी वजह से वहाँ पे एक गुस्सा भी पाया जाता है या नाराज़गी पाई जाती है। उससे कैसे SCO फ़ायदा उठाएगा? यानी दुनिया को अगर इकनॉमी, जो सना खान साहब एक बात कर रहे थे, अगर इकनॉमी के लिहाज से भी अगर हम देखें तो SCO एक साइड पे खड़ा हुआ है। अगर ये आपस में ही अगर कोई इकनॉमी चार्टर डिज़ाइन कर लें या कोई चीज़, क्योंकि देखें अब कई 100 साल के बाद दुनिया समुद्री तिजारत से कहीं ज़्यादा सिल्क रोड की तरफ हो गई है, मूव हो गई है और पूरी दुनिया में रास्ते बनाए जा रहे हैं कि अब रोड के जरिए किस तरह से, और रोड के जरिए जब बिजनेस शुरू हो जाएगा तो हमारा साइड जो है, अब उसको आप हिंदुस्तान भी कह सकते हैं, रशिया भी कह सकते हैं, चाइना जो कि मशरिक और मुख्तलिफ नामों के नाम से है, तो उनका अपर हैंड रहा है दुनिया के ऊपर। तो दुनिया पे अपर हैंड होने जा रहा है अगर ये सिल्क रोड वाला मामला इस्टेब्लिश जो तेजी के साथ आगे हो रहा है। दूसरी बात अगर हम हिंदुस्तान की करें, जो कि वहाँ पर मोदी का एटीट्यूड या मोदी जो चाहते थे यकीनन वो नहीं हुआ। एक तो ऑपरेशन बुनियादों मरसूस है ही, लेकिन डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान ने, अगर गुज़िश्ता आप देखें गोवा में जब SCO कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त एक PDM की गवर्नमेंट थी और वहां पर जाने के हवाले से बहुत सारे मामला आए थे। बिलावल भुट्टो उस वक्त वजीर खारजा हुआ करते थे। कई एक बड़े तबके ने कहा कि नहीं जाना चाहिए, इस तरह से हमारी होगी, लेकिन बिलावल भुट्टो ने इनिशिएटिव लिया और चले गए। तो वहां हमने देखा कि उनके मद्दे मुकाबिल जब वहां के वजीर खारजा बैठे हुए थे जो बिलावल भुट्टो की आमद से कब इल्जाम तराशियां कर रहे थे, उनके पास कोई जवाब बन नहीं पा रहा था और पाकिस्तान ने जाहिर है कि वहां पर रशिया को, चाइना को, जो दीगर मेंबर ममालिक है, उनके नजदीक एक इत्मीनान का इजहार किया और एक उनका ट्रस्ट और आगे बढ़ाया। अब यह कि हमें इसको इकोनॉमी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो देखिए एक और खास बात है, अभी तक हम उस पर नहीं, रशिया का मामला, अमेरिका ने क्या इल्जाम लगाया हिंदुस्तान के ऊपर कि आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं इसलिए मैं,
वो अभी कोई मामला इस तरह से डिस्कस नहीं हुआ। अब ज्वाइंट डिक्लेरेशन कोई आता है, उसमें दहशतगर्दी तो आ गई, जिसमें मेरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस हो गया। ठीक हो गया, इम्तियाज साहब ब्रेक लेना है मुझे सर। एक सिर्फ अस्मा साहबा सिर्फ एक अपने बिजनेस कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट करनी है कि प्रॉक्सी अगर पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है तो वो कम से कम प्रॉक्सी ना करें। बिजनेस के हवाले से हमारा बिजनेसमैन गड़बड़ करता है, हिंदुस्तान का लेबल लगा के वो अपनी अशिया ईरान, टर्की और सऊदी अरब खासतौर पे और यूरोप भेजने पे ज्यादा बिलीव करता है। उसको वापस आना चाहिए, थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर ले। वो कहे कि आएगा तो मेड इन पाकिस्तान से जाएगा, अदरवाइज किसी और का ठप्पा नहीं लगने दूंगा। ठीक हो गया जी। अब आप तमाम साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक के बाद हम आपसे मिल रहे होंगे तो पंजाब के बिखरे दरियाओं के हवाले से कुछ बात करेंगे। जो सैलाब की सूरत हाल है, कहा यह जा रहा है कि 8 लाख क्यूसेक फीट पानी जो है मज़ीद छोड़ दिया गया है भारत की तरफ से और मज़ीद नुकसान जो है वो हो सकता है हमारे खासतौर पर पंजाब के शहरों के अंदर। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के बिखरे दरियाओं में सैलाब की। तारीख के इस बदतरीन सैलाब ने नाज़रीन हज़ारों देहात अपनी लपेट में ले रखे हैं। शहरियों के अमवात की तादाद अब तक जो बताई जा रही है वो 35 हो चुकी है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाइस दरियाए सतलुज और पंजाब में एक बार फिर पानी के बहाव में इजाफा होने लगा है, जिस पर PDMA ने आज हेड तरीमू और हरेके पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग भी जारी की है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के 2200 से ज़ायद मोसाजात और 23,84,000 लोग मुतासर हुए हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 11 अजला जंग, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी और बहावलपुर खतरे में हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अब तक 8.5 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब के बाद ये सैलाबी रैला सिंध की जानिब बढ़ रहा है। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक के मुताबिक 4 से 5 सितंबर तक 7 से 11 लाख क्यूसेक पानी का बड़ा रैला कुड्डू और सखर बैराज पर पहुंचेगा। ये इतना बड़ा डिजास्टर है नाज़रीन कि तन्हा कोई हुकूमत और कोई इदारा इसे निमट नहीं सकता है। जानी और माली नुकसान कितना हुआ है इसके बारे में सही तौर पर जो आदाद शुमार हैं वो सामने नहीं आ सके हैं। इब्तदाई आदाद शुमार ज़रूर हैं, जब पानी उतरेगा तो सही सूरत हाल का अंदाज़ा होगा, लेकिन तब तक क्या किया जाए। अफसोसनाक अमर यह है नाज़रीन कि इस मुश्किल वक्त में भी मखसूस तबका, मखसूस जहन के लोग खिदमत पर सियासत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स बनाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर अदालतें लगाकर कमीशन बनाकर कसूरवार ठहराए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में दरिया रावी के किनारे ज़ेर आब आने वाली सोसाइटियों और आबादियों ने सूरत हाल मजीद अबतर करती है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO के इस बयान ने तो सूरत हाल मजीद गंभीर कर दी है कि दरियाए रावी के बेड पर किसी सोसाइटी को NOC जारी ही नहीं किया गया। तो सवाल तो फिर यह है कि रोडा ने जब इजाज़त नहीं दी तो रावी के बेल्ट में ये सोसाइटियां बंद कैसी गईं। इन सोसाइटियों के इश्तिहारात चलते रहे, लोगों ने अरबों रुपए दिए, घर बनाए, बिजली, गैस, पानी सब वहां पर पहुंचा, लोग कई कई बरसों से यहाँ रह रहे थे। ये सब कुछ रोडा को दिखाई क्यों नहीं दिया? रोडा की आंखों में ऐसा कौन सा मोतिया था जिसका इलाज रावी के सुपर फ्लड से ही मुमकिन था? अब वो कह रहे हैं कि हम सारे तजावुजात को हटाएंगे। बिल्कुल हटाना चाहिए, लेकिन इससे पहले उन्हें और दीगर जिम्मेदारों को ओहदे से नहीं हटा देना चाहिए। नाज़रीन, यही सवाल रखते हैं। सनाउल्लाह खान साहब, सर मैं पहले आपकी तरफ आऊँगी। रोडा के सरबराह क्या कहते हैं? आपने भी सुना, हमने भी सुना, आप इस पर क्या कहते हैं? मेरी राय ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने 2010 का सैलाब भी कवर किया, 2022 का भी किया। जी जी। और सिर्फ यही बातें थी जो आज हो रही हैं ना, सेम यही बातें थी। और हम भी टीवी पे बैठ के इसी किस्म की बातें कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है, सिर्फ रोडा का मसला नहीं है। आपने 11 शहर गिनवा दिए। कल मैं फैसलाबाद गया हुआ था, तो रास्ते में मैंने जो कुछ देखा है ना, मुझे खौफ आया कि आने वाले दिनों में हमारे साथ होने क्या जा रहा है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आगे क्या होगा। आपकी मुंजी की, चावल जिसको कहते हैं, आपके गन्ने की, आपकी मकई की और आपकी कपास की, ये तमाम फसलें 50% से ज़्यादा तबाह हो गई। और पानी देखा है मैंने 6-6, 7-7 फुट हाफजाबाद और चनाब के जो जितना भी कैचमेंट एरिया वो सारे अतराफ में, और कई किलोमीटर, ये नहीं कि कोई 5-10 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर तक पानी था और लोग सड़कों पर बैठे हुए थे, जो किसान वगैरह हारी थे। अब होगा क्या? ये भी आप कल की बात हमें बता रहे हैं, आज और कल की बात बता रहा हूँ मैं उधर रास्ते में आपको बता रहा था, ट्रैवलिंग कर रहा था। अब ये होगा क्या? और अभी ये जाना है, अभी ये मुल्तान पहुंचना है, फिर आगे सिंध में जाना है, और भी पानी और वहाँ भी सारी ना
इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 4 साल के दौरान मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि पब्लिक के साथ क्या हुआ। जो IMF प्रोग्राम और जो इस हुकूमत ने बड़ी टाइट किस्म के इकदाम किए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि आपके यहाँ बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो टोटल पॉपुलेशन का 45% हो गए हैं। 12 करोड़ लोग गुर्बत की इंतहाई लकीर से नीचे चले गए हैं इस सैलाब से पहले। 22% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। शहजाद फारूकी बैठे हैं, नौशाद साहब बैठे हैं, मुझे बता दें दुनिया की तारीख में कौन सा मुल्क है जहाँ 22% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हुआ हो। अब ये सैलाब का इम्पैक्ट जो आएगा ना, आपकी जो ग्रोथ है ना, वो आपकी ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ से नीचे चली जाएगी। आपके यहाँ फूड की शॉर्टेज होगी, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपके पास डॉलर ही नहीं है। आपकी जो ये फ्रेश वेजिटेबल हैं, और सॉरी मैं बताना भूल गया कि इसमें जो गंदम थी जो लोगों ने रखी हुई थी वो सारी की सारी तबाह हो गई है। वो स्टोर हमारे जिस तरह होते हैं आपको पता है, वहाँ पानी गया है, वहाँ लोगों के जानवर बह गए हैं, दूध की कीमतें बढ़ गई हैं बहुत सारी जगहों पर। और पिछले 1 हफ्ते में जब से सैलाब आया है जी, जो गंदम और आटे की कीमत है उसमें 25 से 30 रुपए पर केजी इजाफा हुआ है। आज जो टमाटर है इस्लामाबाद में 400 रुपए केजी पे पहुंच गया है। ऐसा ही है बिल्कुल। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, केपी में भी यही हुआ है। केपी में तो वहाँ भी वाश हो गया सब कुछ। और वो आप तादाद जो बता रही थी 35 पंजाब में लोग मरे हैं, वहाँ 800 मरे। अब खदशा क्या है? मुझे खदशा ये है कि सैलाब से लोग इतने नहीं मरेंगे जितने भूख से मरेंगे। और मैं डर रहा हूँ, मुझे खौफ आ रहा है इस चीज़ से। पहले भी यही सूरत हाल थी, आगे इससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होगी। अभी तो पंजाब गवर्नमेंट रज़ाकार तंजीमें निकली हुई हैं, लोगों को कुछ को जहाँ पहुँच सकते हैं खाना भी दे रहे हैं। आगे क्या होगा? ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास उनका जो कुछ था वो पानी में बह गया है, तो फसलें वो अभी लगा नहीं सकते। आगे गंदम की काश किस तरह होगी? ये बड़े खौफनाक किस्म की सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है। अब एक बात और मैं करूँगा, जी सर, ये जो रोडा जैसे और ये इदारे जो तबाह हुए हैं, आप मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसके ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं। क्यों हुक्मरान हैं? आप CDA चले जाएं, ये इस्लामाबाद का डेवलपमेंट का इदारा, यहाँ कभी भी टाउन प्लानर और इंजीनियर को हेड नहीं लगाया गया। एक 20 ग्रेड 19 ग्रेड के DMG अफसर को लगाया जाता है। आज आप LDA चले जाएं, वहाँ 19 ग्रेड का अफसर हेड है, और वो भी DMG ग्रुप का। आप कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में चले जाएं, वहाँ भी यही होगा। आप पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी चले, हर जगह चले जाएं। और क्यों लगाया जाता है? मैं इस बात का गवाह हूँ, क्योंकि ये लोग, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना, ये ताकतवर लोगों को सहूलतकारी देती है। क्योंकि आप जब एक इंजीनियर को, पढ़े लिखे आदमी को, जिसने टाउन प्लानिंग पढ़ी होगी, जिसे पता है कि यार यहाँ मैं इजाज़त दूंगा तो सैलाब आएगा, दरिया ने अपनी जगह पे आना है, यहाँ ये जो आप सारा कचरा शहर का दरिया में डाल रहे हैं, इससे लोग मरेंगे, आपके अपने बच्चे मरेंगे, वो ये बताता। लेकिन ये लोग नहीं बताते। आपने लगाते इसीलिए DMG अफसरान को, जूनियर अफसरान को, मतलब जूनियर सीनियर का तो फर्क ही नहीं है, कि वो ताकतवर आदमी को सहूलतकारी देता है, सहूलत देता है। चाहे वो अलीम खान की सोसाइटी है, चाहे किसी और की, एक सोसाइटी तो नहीं है। मैं कल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मज़े की बात बताऊँ आपको, वो मैंने उस पर कुछ प्रोग्राम भी किया है। उसमें बताया कि 2020 में ये तमाम सोसाइटीज़ को PTI ने, इमरान खान साहब ने टैक्स एमनेस्टी दी, और वो अभी डिटेल उसकी आनी है थोड़ी सी, मैं आपको बताऊंगा। को 250 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी हैं जिन्होंने, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जिन्होंने ये टैक्स एमनेस्टी ली और कई हज़ार अरब की ब्लैक मनी वाइट की। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में आई हुई है जो अभी पार्लियामेंट में पेश होनी है। और मज़े की बात बताऊं, सिर्फ उन्होंने वो ब्लैक मनी अपनी वाइट नहीं की, उन्होंने उसके अगेंस्ट जो शराइत थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, उसके तहत जो टैक्स जमा कराना था 2% था, 2.5% था, वो भी जमा नहीं कराया। मतलब वो तो उस टैक्स की वजह से रिपोर्ट आई। लेकिन मैं पढ़ के हैरान हो गया कि ये कितने ताकतवर लोग हैं। ये किसी भी इदारे को मैनेज कर लेते हैं, किसी भी हुकूमत को मैनेज कर लेते हैं, और किसी भी सियासतदान को। और आप ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, आजकल जो वो बयान दे रहे हैं, इनकलाबी बने हुए हैं, आप अंदाजा कर लेना। और मजे की नाम वो भी नहीं लेते। आज डान में एक खबर पड़ी है, चाइनीज की एक कंपनी ने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को। आप अंदाजा करें, एक सेनेटर साहब की कंपनी है जो DI खान से लेकर और राजनपुर तक एक रोड है, उसके टेंडर में वो नहीं आ सकी। चाइनीज कंपनी ने कहा है कि ये सेनेटर बैठ के मैनेज करते हैं चीज़ों को, आप
आपके 50% सेनेटर ऐसे हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, आपके गवर्नर्स की कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं। तो सनाउल्लाह साहब, जो सेनेटर 1 अरब रुपए के करीब दे के आता है तो फिर वो कमाए भी ना, अब ये ऐसी मासूमाना बातें तो ना करें ना। मैं तो हैरान होता हूँ कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। वो 70 करोड़ से 1 अरब रुपया क्यों दे रहे हैं? आज ख्वाजा साहब को नजर आई है वो कंपनी, मतलब है जब खामोश रहे, जब उन कंपनी नाम उन्होंने खैर नहीं लिया था, वो तो टेंडर मिलते रहे। ठीक हो गया सनाउल्लाह साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपने हम तक पहुंचाई है डीएमजीज के ऑफिसर्स की, जिस तरह से आपने बात की, क्यों लगाया जाता है, क्यों नहीं लगाया जाता। टाउन प्लानर लगे ना, जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने शहरों को बचाना है, प्लानिंग करनी है, इसीलिए शहर तबाह हो रहे हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि प्लानिंग जहाँ शहरों की होनी है वहां पर है, बहुत सारी और जगहों पर भी हमें यही सिचुएशन दिखाई देती है कि जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता उसको उस इदारे का हेड लगा दिया जाता है, और फिर बाद में सिचुएशन जब बिगड़ती है तो फिर इल्जामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। टेलीफोन कॉल पे काम कर देते हैं। यही तो रीजंस है। ताकतवर लोगों के, बिल्कुल जी, ताकतवर लोग हैं, लेकिन वक्त जो है वो इस वक्त बड़ा मुश्किल है। नौशाद साहब, जिम्मेदारी तो ज़ाहिर है हुकूमत की है, इदारों की है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से, खुद हुकूमत की तरफ से भी, कि हुकूमत या इदारा तनहा कुछ नहीं कर सकता है। सियासी जमातें जो हैं दीगर, उनको आगे आना चाहिए है। सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि सिवाय जमात इस्लामी के जो अलखिदमत उनका है, और साथ ही साथ जो मरकज़ी मुस्लिम लीग के कुछ लोग हैं, उनके सिवा कोई सियासी जमात जो है मुतासरा इलाकों में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सर, इसकी क्या वजह है? कल अलीमा खान साहिबा भी मुस्बत बात कर रही थी, लेकिन पॉजिटिव क्या हो रहा है पीटीआई की तरफ से भी इस सारी सिचुएशन में? नौशाद साहब, देखिए, बात यह है कि वैसे तो सच ये जो बात है कि वहाँ कोई काम नहीं कर रहे, वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे लोग जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे फलाही तंजीमें वहाँ मौजूद हैं। सियासी जमातें भी अपनी बसात के मुताबिक कुछ ना कुछ कर ही रही होंगी। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं पता, कोई मेरी नज़र से इस तरह की फुटेज या वो नहीं गुजरी, लेकिन तस्वीरें खिंचा के चाहे सेशन करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लोग मौजूद हैं। नून लीग के लोग मौजूद हैं, एमपीएज, एमएनएज और सेनेटर्स भी कुछ मौजूद हैं। आप ख्वाजा आसिफ की बात हुई है अभी, वो भी पानी में जो है ना फिरते हुए नजर आ रहे हैं। वो अलग बात है कि वो जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं उससे हटकर देखिए। मैं लेकिन जब वो गुफ्तगू कर रहे थे एक जगह पे जहाँ वो कह रहे थे दीवार में गिरवा दूंगा, ये कर दूंगा, तो उस पर लगा बड़ी देर की मेहरबान आते आते। तो अब ये सारी चीजें याद आ रही हैं, लेकिन चलें, असल में यही होता है, एक शख्स हुकूमत में आता है, वो उस साइड पे देखता है जहां पे पिछली हुकूमत ने कुछ किया होता है, तो वो कहता है ये गिरवा दूंगा। हाँ, जो इधर अपने अब बन रही हैं वो किसी ने नहीं गिरवानी, वो फिर आइंदा हुकूमत जिसकी आएगी वो गिरवाएगा। फारूकी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। कल अलीमा खान साहिबा ने, जैसे भी मैंने पहले भी जिक्र किया, एक बड़ी मुस्बत बात कही थी कि सिर्फ मरियम नवाज और इदारों की जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसे वक्त में भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अलीमा खान साहिबा ने यकीनन बड़ी मुस्बत बात की है मीडिया के साथ, लेकिन अपने लोगों को भी पीटीआई को कुछ समझाना चाहिए कि ऐसे वक्त पे सियासत ना की जाए? अच्छा अस्मा, वो तो खैर अलीमा खान जो हैं वो इमरान खान की हकीकी हमशीन है, और वो चाहेंगी कि किसी न किसी तरह उनका भाई जो है वो जिंदा सलामत जेल से बाहर आ जाए, और उनकी कोशिश और अप्रोच यही है कि वो मुस्बत तरीके से चीज़ों को लेकर आगे चलें। ठीक। बाकी जो सोशल मीडिया और बाकी लोग हैं वो जाहिर है कि उनकी रिश्तेदारी नहीं है, किसी का कोई मुफाद है, किसी का कोई मुफाद है, कोई डॉलरों के लिए कुछ कर रहा है, कोई हुकूमत के लिए, कोई वजारत के लिए और कोई मुशावरत के लिए। सो देयर आर, मतलब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन जो आपने कहा कि हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत खुद कह रही है, तो ये मुझे वो एक मुहावरा है कि मैं थे बापू कल्ले चोर ते लाठी दो। ये मतलब इनका अकेलापन दूर ही नहीं हो रहा, और हुकूमत होती काय के लिए है, ये पूरी मशीनरी, पूरी रियासत, इसके वसाइल, ये इतनी लंबी चौड़ी अफसरशाही, ये जो हम इस्लामाबाद फतेह करने के लिए वो करीने और पता नहीं बुलडोजर लेके चल पड़ते हैं। पंजाब में हम देखते हैं तो इधर से वो क्या कहते हैं ट्रक और ट्राले और पता नहीं क्या क्या लेकर रास्ता रोकने के लिए आप सड़कें बंद कर देते हैं। यार, लोगों के लिए आप सड़कें बंद कर सकते हैं, पानी के लिए रास्ते बंद नहीं कर सकते आप। और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी सनाउल्लाह ने बात कही, मैं थोड़ा सा इसके साथ जुज़वी इख्तिलाफ करूंगा। मसला ये नहीं है कि इंजीनियर लगा हुआ है या कोई डीएमजी लगा हुआ है। हमने मेरिट को पिछले 78 साल में इतना कत्ल किया है तो कि किसी बात का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आपके ख्याल में जो इंजीनियर होगा वो माफ कर देगा हमें? वो बिल्कुल माफ नहीं करेगा। देखिए, हम उस तबका अशराफिया के हाथों, उसको पता तो होना टाउन प्लानिंग कैसे होती है, ये भी नहीं पता होता। देखिए, जिसको पता होगा वो यही करेगा, जो मतलब है जिसको पता नहीं है। चलिए, हमारा दुख तो कम होगा ना शहजाद साहब के, एटलीस्ट बंदा तो वो लगाया ना जिसको कुछ पता है।
ओ यार बात सुनो, तुम उस तबका अशराफिया की बात कर रहे हो जिसके दिल और तलवारें दोनों तुम्हारे साथ नहीं है, दोनों यजीद के साथ है। आप लोग अपने लिए भलाई और मतलब सोचते हो कि किसी तरह से बेहतरी की कुछ सूरत हाल निकल आएगी। आप एमको की मतलब जन्नत में रहना छोड़ दें, ये वो फल बूटा है जो कभी आपको नहीं मिलेगा। आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, बतौर मुआशरा, बतौर अवाम अपने आप को ठीक करें, चूंकि जो हुक्मरान है वो भी हम ही में से हैं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे ये तब कभी ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। तो पैसे कमाने की रेस में लगे हुए हैं। और रही बात अजनास की कमी की, तो वो मैं आपको बता दूं कोई मसला ही नहीं है। हम बाहर से मंगाएंगे और उसमें कमीशन कमाएंगे और महंगे दामों यहाँ बेचेंगे, उसमें फिर कमाई करेंगे। हमारा तबका अशराफिया इसी पे पाल रहा है और 78 साल से आगे भी पलेगा। ठीक हो गया जी, कहानी वही रहेगी जैसे सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि 78 बरसों से हम सुनते चले आए हैं। मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ इम्तियाज़ फरहान साहब। एक तो मेरे जहन में जब कराची का जिक्र करते हैं तो दो दरिया आ जाता है। वहाँ भी हमने ऐसी कुछ चीज़ें बनी हुई देखी थी, जैसे स्वात में बनी थी दरिया किनारे पर। यहाँ स्वात में दरिया किनारे पर थी, वहाँ समंदर किनारे पर थी। सर ये कैसे बन जाती हैं, ये सारे रेस्टोरेंट्स कैसे बन जाते हैं, इतना पैसा कमाने लग जाते हैं, इदारे कहाँ पर होते हैं? क्योंकि अरोड़ा के जो CEO हैं वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि किसी भी सोसाइटी को रावी के बेड पर NOC दिया ही नहीं गया था। तो फिर ये सादा सी बात, सादा सा सवाल है कि फिर वो सोसाइटियां कैसे बन गई? वहां पर गैस, बिजली और ये सारी सहूलियात, रोड्स बन रहे होते हैं, सारे काम, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन जाता है? कहाँ होते हैं सर ये लोग तब, इम्तियाज साहब? देखिए, दो दरिया की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है आपके हम अगर मैं और आप बोल भी देंगे ना, जो सना भाई एक बात कर रहे थे कि जी इस्तीफा दे दें, तो यहाँ उनसे भी बड़े लोग बैठे हैं जो दो दरिया की परमिशन देते हैं। फिर दो दरिया की परमिशन देने के बाद वो उन होटल्स के पीछे पड़ गए थे, वो अदालतों के स्टे पे बैठे हुए वो सारे, वो तो एक अलग है, वो समंदर के किनारे है उस करके। लेकिन देखें, ये DMG के ऊपर हमें बार बार बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ मसले का हल यही है। इमरान खान के साथ कौन अटैच थे कि शाह महमूद कुरैशी से लेके फवाद चौधरी, आजम सवाती, कौन था जिससे उस शख्स की जो आई थिंक आजम खान साहब नाम था, क्या था, वो थे। उनके अलावा और जब नवाज शरीफ थे तो उनका जो प्रिंसिपल ऑफिसर थे उनकी, अब शहबाज शरीफ भी अभी 2-3 रिटायर्ड को लेके घूम रहे हैं। तो ये जिस तरह सियासी जमातें हैं आसमा, DMG ग्रुप की भी सियासी जमात है और उनमें कोई रिटायर नहीं होता कभी। जैसे ही वो रिटायर होता है वो किसी ना किसी अथॉरिटी का, किसी ना किसी कमीशन का। मैं 10 सेकंड आपको सिर्फ, ये जो हमारा सिस्टम है ना सिविल सर्विस का, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैदा क्या करता है? ये तोकीर शाह पैदा करता है, ये फवाद हसन फवाद पैदा करता है, ये आजम खान पैदा करता है, ये आज चीमा पैदा करता है। ये वो लोग पैदा करता है जो हुक्मरान की शक्ल देख के समझ जाते हैं कि साहब क्या चाहते हैं, फिर इनको नवाजा भी जाता है। खान साहब इसमें थोड़ी एडिशन कि खराबी का सबब भी यही सारे नाम है। हाँ जी, कोई सी सियासी, यही तो सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, लेकिन वहां तो वो सर्विसेज पूरी देते हैं ना। नहीं, वहां सर्विसेज पूरी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सर्विसेज तो नहीं कर रहे ना आसमा। ये सारी इजाजत देते हैं। सिंध में भी यही मामला चल रहा है। SBCA, नस्ला टावर, वो जो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, नस्ला टावर तोड़वा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है गलत परमिशन दी गई, गिरफ्तार होता है SBCA का, उसकी जो मातहत अदालत है सुप्रीम कोर्ट की, एंटी जो करप्शन कोर्ट है, वो उसको बरी कर देती है, बोले ऐसी कोई परमिशन ही नहीं थी। मैं इम्तियाज फरहान साहब मुझे इजाजत दे, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, थोड़ा तवील हो गया इस सेगमेंट में। आप ही के पास आती हूँ, फिर आप यहीं से सर कंटिन्यू कीजिएगा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलता है। वेलकम बैक जी। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है, कितना नुकसान किस सूबे में हुआ है। सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल में वो भी बता रहे थे कि जी यहाँ तो 35 अफराद के मरने की बात हो रही है पंजाब के अंदर सैलाब की सिचुएशन से, लेकिन KP में 800 से ज़्यादा जाने गई हैं। तो हमने बड़ी बुरी सिचुएशन जो है वो फेस की है, लेकिन हम लगता है कि इन सारी चीज़ों से सीख नहीं रहे हैं। 2010 में भी हमने ये सारी चीज़ें फेस की थी, लेकिन उसके बावजूद हमारी हरकतें जो हैं वो वही की वही हैं। और ये हरकतें क्यों हैं हमारी वैसी की वैसी? इम्तियाज़ फरहान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सर आप फरमा रहे थे, आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, समझाने की तो हम ब्यूरोक्रेसी को कोशिश कर रहे थे जो कि नाकाम है। देखिए, जिस तरह से कहते हैं ना, कराची से खैबर, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर तक कौम मुत्तहिद है, जी जी, बिल्कुल उसी तरह ये DMG भी मुत्तहिद है। आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी आप आ जाए।
वहां से कराची तक, अगर जो समंदर के इलाके जो 2 दरिया तक हमने गुफ्तगू की, उसमें काम एक ही है। बिल्कुल ये जो दरिया के रास्ते हैं, पानी के रास्ते हैं, वहां कब्जा करके कल नौशाद साहब एक बात कह रहे थे कि आपके साथ वजीर आजम मिला हुआ हो तो शायद काम ना हो सके, लेकिन कोई इलाके का अफसर अगर आपके साथ मिला हुआ है तो वो आसानी काम हो जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर को भी सुपरसीड कर देगा। देखिए जो फ्लड आ रहा है हमारा भारत के पास से, जो वो पानी छोड़ रहा है, उसमें सिंध तास माहिदे की जो एंटी पाकिस्तान छिके हैं वो भी बह गई हैं, और पाकिस्तान की आबी हिंदुस्तान की आबी दहशतगर्दी भी बह गई है। अब मसला ये है कि हमें क्या करना है। हम ये बात नहीं कर रहे कि हमें दरिया का पेट खाली करवाना है, ये रास्ते क्लियर कराने के वजीर आजम ने रोते हुए, आंसू भरते हुए, लरसती आवाज में कह दिया कि इनको तो सजाए मौत होनी चाहिए, इंक्रोचर्स को, जिन्होंने ये दरिया के पेट में रास्ते बनाए हुए हैं, इंक्रोचमेंट की है। जी जी। मगर अमल कहीं नजर नहीं आ रहा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे के अंदर होटल है बहुत बड़ा, हाँ फांसी देंगे उनको, सब जगह। हाँ बिल्कुल खान साहब, ये और भी तमाम है। रावी में आप देख लेना, रावी में किसके 2 दरिया पे अगर आप आ जाएंगे तो कौन बैठे हुए, किन्होंने यहाँ पर इजाजतनामे दिए हैं। मुझे बस ये बता दीजिएगा इम्तियाज साहब, सिचुएशन क्यों ऐसी है, किन की वजह से, जिम्मेदारान कौन है, और उन जिम्मेदारान के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये यहाँ तक तो हमने गुफ्तगू कर ली। अब मुझे बताइएगा कि सिंध के अंदर क्या तैयारी है सर, क्योंकि सिंध की जानिब ज़ाहिर है कि अब ये सैलाब बढ़ रहा है। मुराद अली शाह साहब, शर्जील इनाम मेमन साहब हमें बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, और मैंने हम सब ने टीवी पर कुछ उनकी मीटिंग्स भी होते हुए देखी हैं, जिसके अंदर बाकायदा प्लान किया जा रहा था कि अगर पानी आता है तो उसका रुख किस तरफ मोड़ना है, कहाँ से शिगाफ डालना है, किस तरह से आबादियों को बचाना है। तो बेहतरीन आपको लगता है कि एक हिकमत अमली तैयार की गई है इस सैलाब से, इस आबी रैले से निमटने के लिए सिंध के अंदर? बिल्कुल अस्मा, अभी तक जब हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं बिल्कुल इत्मीनान बख्श बात है, क्योंकि कल वजीर आला सक्खर मौजूद थे, हमारे गुद्दू बेराज, और जो जहाँ पर एक टर्निंग आती है सिजावल से पहले, तो वहां पे दरिया थोड़ा टर्न लेता है, तो पीछे से जब पानी पुश करता है तो वो वाला जो है, मैं उसका नाम शायद सही नहीं कोट कर पाऊंगा, तो वो हिट करता है, वो थोड़ा कमजोर शो किया गया, तो वहां पे ज्यादा फोर्स लगाई हुई है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुबह के वक्त हमारे मुराद अली शाह साहब की, तो उन्होंने पूरे जो डिजाइन बताया बिल्कुल सही है, इत्मीनान बख्शे सारी सूरत-ए-हाल। अब वहां से इस तरह से रेला आता है और वो क्या सूरत-ए-हाल करती है, इरिगेशन वाले क्या कमाल दिखाते हैं, क्योंकि इरिगेशन वालों में खुशी की लहर है। वो क्यों है ये मुझे नहीं पता, ये शायद हम बाद में डिस्कस करें। अल्लाह करे सब कुछ साथ खैरियत के हो जाए, सारी चीजें निकल जाए। ये सियासतदान, वजीर आला, मिनिस्टर साहिबान, MNA, MPA सब अपने पुश्तों पे मौजूद हैं। अच्छा, ये सनाउल्लाह साहब भी आपकी इस बात पे कि जी महकमा इरिगेशन वाले बड़े खुश हैं, मुझे लगता है इनके पास भी बड़े राज हैं, इसलिए बड़ा ये मुस्कुरा रहे थे, और नौशाद साहब भी बड़े इस पर मायनी केस मुस्कुराहट सजाए हुए हैं। नौशाद साहब भी तो राज वाली कोई बात ही नहीं है। चले नौशाद साहब से पूछ लेते हैं। नौशाद साहब, आसमा जी शहजाद साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ। नौशाद साहब, नहीं, मैं तो मुस्कुरा इसलिए रहा था कि फरहान साहब ने सब कुछ कह भी दिया और कुछ भी ना कहा, वो वाला मामला था। उन्होंने पता नहीं इरिगेशन जो है वो उनको उनकी खुशी जो है, अल्टीमेटली देखिए बात ये है, प्रॉब्लम कहाँ है। जी सर, बड़ी बहस हुई है DMG की भी, और मैं जरा थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ इस बात से। मैं जाती तौर पे उस लीडर को कसूरवार मानता हूँ जो मेरिट पे काम नहीं करता, चाहे वो DMG से ना लेना जानता हो, चाहे टेक्नोक्रेट से ना लेना जानता हो, या उस जो मिसाल के तौर पे किसी भी इदारे का सरबराह है उसका कोई टेन्योर ऑफिसर हो, उससे काम नहीं। बात यह है कि जो दावा लीडरशिप करके आती है, सियासी जमात या उसके लीडर करके आते हैं, वो ये होता है कि मैं इन चीज़ों को ठीक करूंगा, और चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। आपने रोया 2010 की बात की, 10 के बाद आज 15 साल थे, 2022 के बाद 3 साल थे। कोई एक काम कोई हुकूमत नहीं बता सकती जो 15 सालों में या गुज़िश्ता 3 सालों में ऐसा किया गया हो जिसके सैलाब की तबाहकारियां रोकने की बात। हुकूमतें कहती हैं कि हमें मौका ही नहीं दिया गया, हमें ऐसी सियासी सिचुएशन में उलझाए रखा गया। भाई किसी का काम होता नजर तो आए ना। और दूसरी बात, ये जो रूडा की बहस शुरू हुई है, रूडा के साहब जो भी कहते हैं शरीफ को, हाँ जी, NOC जो है वो उन्होंने दिया, ये वो ठीक कहते हैं, उन्होंने NOC नहीं दिया। NOC तो उस जमाने में LDA ने दिए थे। ये तो सोसाइटीज जो हैं, ये तो रूडा तो बनी है उसके बहुत बाद। ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब थे उस वक्त रूडा बनाई गई थी, उससे पहले तो रूडा
एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो उन्होंने कहां से एनओसी देने थे? बात यह है कि जो सच्ची बात है वो कोई करता नहीं है। सच्ची बात यह है कि हम कोई काम करने को तैयार नहीं है, हम अपना रवैया दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। ना हम दरख्त काटने से बाज आएंगे, ना हम जो है ये दरियाए रावी का पानी की बात करते हैं, 5 लाख का रेला गुजरा था पिछले 2022 के सैलाब में, और ये तबाहकारी नहीं थी। अब 2 लाख ने हमें मुसीबत डाली हुई है। क्या वजह है? क्यों नहीं हम इस चीज के ऊपर? 2-2.5 लाख ने ये हाल किया है, और अभी 800 का कहा जा रहा है कि जी 8 लाख का जो है कहा जा रहा है कि मजीद रेला आ रहा है। लेट्स सी उसके ऊपर क्या होता है। आपने कहा कि कोई सच्ची बात नहीं बता रहा। मैं सनाउल्लाह साहब सर आपकी तरफ आती हूँ। सर मुझे बता दीजिएगा कि सच क्या है? ये जो रोडा को लेकर इतनी सारी बात हो रही है, इमरान खान साहब के बहुत सारे पुराने क्लिप्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, सोसाइटी के जो ओनर्स हैं वो कुछ और बात हमें बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत जो है वो हमें कुछ और कहते दिखाई। नहीं, मैं तो सर आपसे कह नहीं रही कि आप किसी का नाम लें। जी सर, जी नौशाद साहब। ये मलिक अमीन असलम जो पीटीआई के जी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिप, मैंने देखे है वो क्लिप। हाँ, उन्होंने ही बता दिया है कि भाई मैं तो मुखालफत की थी, यहाँ नेशनल पार्क बनना था, इन्होंने रूडा बना दिया, मैंने मुखालफत की, मुझे कमेटी अच्छा लेकिन ये एक क्लिप नहीं है ना। मैं नौशाद साहब यही पूछना चाह रही हूँ सनाउल्लाह खान साहब से। मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि ये हमें समझाएं, क्योंकि ये तो बड़ी रिसर्च भी करके हर चीज़ के ऊपर प्रिपेयर होके भी आते हैं, सभी साहिबान आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अपने जज्बात भी उसमें मिला देते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि हमें कुछ समझाएं ये कि ये सारे क्लिप्स हैं हमारे सामने सनाउल्लाह खान साहब, तो सच्ची बात क्या है? जैसे नौशाद साहब ने कहा कि सच्ची बात तो सामने नहीं आ रही। देखिए, एक तो हमने पूरी कौम ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं, हमें सब कुछ पता है। ये अपने नौशाद साहब को आंखें खोल भी लें तो हम क्या कर सकते हैं? बाकी को भी पता है। आप मुझसे पूछना चाह रही हैं, इन सबको पता है क्या है। मसला ये है कि हमारे यहाँ पर छोटे छोटे सियासी मफादात होते हैं। छोटे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लिए छोटे हैं लेकिन उनके लिए बड़े हैं। ठीक है, जब तक अलीम खान साहब इमरान खान साहब के साथ थे, वो इस मुल्क के नेक तरीन आदमी थे। जब उनको उन्होंने छोड़ा तो कुछ लोगों से जो उनकी मुलाकातें हुई, जो उन्होंने बातें की, आप हैरान हो जाएंगी। और ये मुनाफिकत हमारी हर सियासी जमात के लीडर के अंदर है, एक के अंदर नहीं है। और इन सब ने गलतियां की हैं। और भुगत मतलब है कि वो मैं आज देख रहा था किसी की बात, और वो सही कह रहे थे कि जिस ज़माने में खान साहब के साथ थे ये लोग, बहुत सारे लोग जो आज वज़ीर हैं, मुशीर हैं, जी वो पता नहीं क्या क्या हैं, तो वो उनके मुतालिक जो वो अलकाबात वो कहते थे, वो अगर हम क्लिप चला दें तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि इस मुल्क में इस कौम के साथ हो क्या रहा है। वो मैं अभी दरमियान में बता रहा था ना कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जिनको फांसी दे देनी चाहिए, तो भाई उनके वजीर जो एक उनके साथ बैठे हैं दरियाए सवात के दरमियान में उनका होटल, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, किसी की जुर्रत नहीं थी कि उनके होटल की तरफ देखता। तो ये मसला प्रॉब्लम ये है कि हमारे सियासी मफादात हैं। ठीक हो गया, हमें ताकतवर और अमीर लोगों के जहाज भी इस्तेमाल करने हैं, उनसे पैसे भी लेने हैं अपनी सियासी जमातों के नाम पर। तो वो जब लेने हैं तो उन्होंने आपसी से वो इस कौम से निकालने हैं। और आपके 20 अरब डॉलर का मुफाद था राना साहब, सनाउल्लाह साहब, 20 अरब डॉलर का बताया सर जी, क्लोजिंग का मुझे कहा जा रहा है। सर एक 20 अरब डॉलर तो नहीं है ना, ये तो हर जगह में चले जाए। मलिक रियाज को किसने जमीन दी है कराची में सारी, जो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने एडमिट किया कि मैं 460 अरब रुपए दूंगा, किसने दिए? बताए मेरे भाई बैठे हैं सिंध से, बता रहे ना शहजाद फारूकी साहब। यहाँ शहजाद साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ सर। सारी शामलात जमीन किसने दी है? अस्मा जी सर, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, अब पीका एक्ट को सबसे ज्यादा, ये सच को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जितने मुकदमात हुए पूरे पाकिस्तान में, सबका मूवर मुद्दई जो है ब्यूरोक्रेट है या उसका हरकारा है। तो ये भी इन्होंने काम शुरू किया हुआ है कि सच को रुकवाने के लिए। और ऐसे हरकारे जो हैं सर, वो हमें हर मिनिस्टर के साथ, हर इदारे के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। शहजाद फारूकी साहब, वक्त कम है सर, मैं आपकी तरफ आऊंगी सर, आप फरमाइएगा। सोसाइटीज बन रही हैं और जिस तरह से फिर आके उनके चेयरमैन या CEO कह देते हैं कि जी मैंने तो पता ही नहीं सी ये कैसे बन गई, किस तरह से बन गई, तो आपको नहीं लगता कि फिर उनको ये बातें सारी आके टीवी पे करने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं इतना बेखबर था, मेरी वजह से इतने लोगों के नुकसानात हुए हैं, जाने गई हैं, ये सारा कुछ हुआ है, तो मैं पहले इस्तीफा दे दूं ये बात कहने से पहले? हम लोग ये जो हकीकत से आंखें बंद करने वाला रवैया है, हम इससे बाज नहीं आ सकते। 78 सालों से हम यही देख रहे हैं, आज तक कभी कोई यहाँ पे किसी ने इस्तीफा दिया है? यहाँ पे तो कोई चपड़ासी इस्तीफा नहीं देता। आप कहते हो हुक्मरान या कोई CEO दे दे, चेयरमैन दे दे, कोई किसी और सर्विस का कोई आदमी इस्तीफा दे दे,
तो ऐसा नहीं हुआ करता। 78 सालों से आप यही देख रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर पूरा पाकिस्तान भी सैलाब में बह गया तो आपका कोई बंदा यहाँ पे कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम बेयारो मददगार अवाम है, हमारा सिर्फ अल्लाह ताला वारिस है हमारे ऊपर। अगर आप समझो कि हमारा कोई वाली वारिस है अल्लाह के अलावा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम साहिबान का। और नाज़रीन, जाते जाते अब कुछ बात बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के उभर कर सामने आने वाले नए तशख़्ख़ुस की। मार्का हक में भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की जीत के चर्चे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलमी मीडिया कह रहा है कि मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर मजबूत और बावक़्क़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को आयरन मैन यानी मर्द आहन करार दिया, तो फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि वो उन्हें खत्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। आलमी मीडिया हाउसेज और तज्जियाकारों के मुताबिक अमेरिका की जानिब से BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना फील्ड मार्शल की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी में एक नुमाया संग मील है। और यही बात हमारे दुश्मन को खटक रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इस मिसाली इश्तराक में दरार कैसे डाले। इसके लिए एक मजमूम सोशल मीडिया मुहिम भी चलाई जा रही है। बस हमें समझने की सिर्फ ये ज़रूरत है कि हमारे अंदर मौजूद हमारे दुश्मन कौन से हैं। इसी नोट पर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल मिलेंगे आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।